नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग संधि पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के बारे में आप सभी लोग पहले से सुन चुके हैं। एक राजा दूसरे राजा से संधि किया करते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को, विकार को ही परिवर्तन कहते हैं। मान के चले कि उसी को संधि कहते हैं। इन्हीं दो वर्णों के संधि पहले लिख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार का तात्पर्य परिवर्तन से है। परिवर्तन दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि ये संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, वो यानी मेल से जो परिवर्तन होता है वही होता है। देख लें, ये जैसे देख लें, उदाहरण स्वरूप ले लें। देवधन आलय। देवधन आलय में हुआ क्या? ये देव का आखिरी हम ले लेते हैं। यहाँ इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देव, और यहाँ अलंत कर दें धन आ। यहाँ ह्रस्व है और यहाँ आलय। आलय में इस तरह से लिख लें और ये इन दोनों के योग से बने दीर्घ आ हो जाएगा। ये हो क्या गया फिर? देवालय। देवालय। अब आइए देखते हैं। ये तो रहा ये संधि से संबंधित। अब देखें संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के भेद प्रमुख, वैसे संधि के भेद तीन होते हैं। संधि के भेद जो होते हैं, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। इस तरह से नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो आइए लिख लेते हैं इसको। नंबर 1 स्वर संधि और नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आइए यहाँ लिख लेते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में पहले जाने। स्वर संधि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन, जो यानी वही स्वर संधि कहलाता है। अब देखें स्वर संधि के भेद। ये तो स्वर संधि के परिभाषा होता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार यानी रूप परिवर्तन,
वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद 5 हैं और कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण संधि, गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्ध संधि, वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। यहाँ भी स्वर संधि रहेगा। ये जो है या यण स्वर संधि हो जाएगा, यण स्वर संधि। तो इस तरह से इन्हीं स्वर संधि के 5 भेद हुए। नंबर 1 देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण स्वर संधि, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। इस तरह से इसके 5 भेद हैं स्वर संधि के। और फिर इन भेदों में अब हम पहले ले लेते हैं दीर्घ स्वर संधि का। दीर्घ स्वर संधि का व्याख्या करते हैं। दीर्घ स्वर संधि के जो नियम हैं उसे हम बता देते हैं। चलिए अब हम यानी संधि के स्वर संधि के भेद के अंतर्गत पहला जो है दीर्घ स्वर संधि, उसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जहाँ पर यानी ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः आ ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर के वह दीर्घ स्वर संधि दीर्घ हो जाते हैं। इसको आइए समझ लेते हैं ये कैसे, इसकी व्याख्या, इसके नियम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके उदाहरण देते हैं। देखिए इसके नियम जान लें। आ धन आ दोनों मिलकर के ह्रस्व धन ह्रस्व बराबर दीर्घा हो जाएगा। और फिर ह्रस्व दीर्घा बराबर दीर्घा हो जाएगा। और दीर्घा धन ह्रस्व आ ये मिल करके दीर्घा हो जाएगा। और दीर्घा आ और दीर्घा ये मिल करके दीर्घा हो जाएगा। यानी हर स्थिति में ये दीर्घा हो जा रहा है। इसी तरह से जिस तरह से ये आ से संबंधित देखें, इसी तरह से ई से संबंधित देखें। ये नियम अगर आपको, ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, स्मरण में रहेगा, तो निश्चित रूप से आप संधि दीर्घ स्वर संधि गलत नहीं करेंगे। और ये परीक्षाओं में अधिकतर आए दिन जिस भी किसी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं में दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ये नियम जो बता रहे हैं हम, ये अगर याद रहेगा नियम तो निश्चित रूप से मान के चलिए गलत नहीं करेंगे और आप निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण सही करके आएंगे। आइए बिना विलंब किए इसे भी जान लेते हैं। देखिए ह्रस्व धन ह्रस्व बराबर दीर्घ ही हो जाएगा। और देखिए ह्रस्व धन दीर्घ ई ये भी हो जाएगा दीर्घ ई। इसी तरह से दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ही हो जाएगा। और दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर हो जाएगा दीर्घ ई। और अब इसी तरह से ऊ देख लेते हैं। ह्रस्व ऊ देखें, ह्रस्व ऊ प्लस या धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ हो जाएगा। और फिर ह्रस्व धन
दीर्घ ओ बराबर दीर्घ ऊ, और दीर्घ ओ धन ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, और फिर दीर्घ ऊ धन दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। अब देखें यहाँ तो हिंदी में यही तीन ह्रस्व हैं और ह्रस्व दीर्घ मिल करके हो जाते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में देखें तो इसके साथ साथ री भी है। री में उसमें भी ह्रस्व और दीर्घ होता है, लेकिन वो हिंदी में नहीं संस्कृत में है। लेकिन फिर भी जानते रहें कि अगर उस री और री है तो ये जो है, लेकिन यहाँ हिंदी में ऐसा नहीं है, ये संस्कृत का है और ये दीर्घ री हो जाता है, जबकि दीर्घ री हिंदी में नहीं है। आइए अब हम इसमें से ये आ से संबंधित एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि जो है आपको स्पष्ट हो सके। जैसे ले लेते हैं धर्मार्थ। देखें इसे मिटा दें तब लिखें तब ठीक रहे। देखें धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ। देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धर्म, यहाँ हलंत लगा दें तो ये इसमें से ह्रस्व निकल आएगा, और फिर यहाँ अर्थ लिख देंगे ये, और देखें यहाँ ये दोनों मिल करके ये ह्रस्व मिल करके ये दीर्घा हो जाएगा, दीर्घा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जा रहा है धर्मार्थ। इस तरह से धर्मार्थ ये हो गया धर्मार्थ, यानी ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके दीर्घा हो गया, तो ये परिवर्तन हो गया। और इसी तरह से अगर हम देखें जैसे ये धर्मार्थ हुआ, ऐसे ही हो जाएगा स्वार्थ, देवार्चन, स्वार्थ देवार्चन। देखें स्वाधन अर्थ, यहाँ लिख लेते हैं स्वाधन अर्थ। देखें अब इसका अगर हम देखें तो स्व, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ह्रस्व निकल आएगा इसमें से, और ये अर्थ ऐसे लिख लेंगे, ये दोनों मिल करके ये इतना मिल करके ये दीर्घा हो जाएगा, तो ये हो क्या जा रहा है स्वार्थ। इस तरह से स्वार्थ हो गया। ये ऐसे ही जैसे स्वार्थ हुआ ऐसे देवार्चन कर सकते हैं, देव धन अर्चन, देव धन अर्चन। देखिए इसको देव को इस तरह से लिख लें और यहाँ हलंत लगा दें, और यहाँ से ह्रस्व आ जाएगा, और आगे अर्चन लिख देते हैं, अर्चन, और फिर ये इतना मिल करके ये दीर्घा में बदल जाएगा, और ये हो गया देवार्चन। यानी इसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आके मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा देवार्चन। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, यानी यहाँ हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं बराबर करके देवार्चन। ये यानी ये देवार्चन हुआ। इसी तरह से अगर देखें देवार्चन ये हुआ, और अब इसी तरह से वीरांगना कर सकते हैं, मतानुसार कर सकते हैं। आइए मतानुसार ले लेते हैं। मतानुसार, मत धन अनुसार, मत धन अनुसार। देखें मत ऐसे लिख लें, और इसी में अब यहाँ जब हलंत लगा देंगे तो ह्रस्व आ निकल आएगा, और फिर ये जो है क्योंकि यहाँ ह्रस्व आ है और ये अनुसार ऐसे लिख लेंगे अनुसार।
क्योंकि यहाँ पर स्वरों का मेल हो रहा है। अब इन दोनों के मेल से यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ आ। अब ये जो परिवर्तन होगा इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ जाएगा, तो मता अनुसार हो जाएगा। ये जो है परिवर्तन इस तरह से हो रहा है। तो ये ऐसे अब इसके अतिरिक्त और देख सकते हैं, ये तो हमें हम ह्रस्व से संबंधित देख रहे थे। अब ऐसे यानी जहाँ जहाँ देखे कुल सभी जगह ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके परिवर्तित हुए हैं। ऐसे अगर हम ले लेते हैं देवालय, देवालय, देवधन आलय, देवधन आलय, इसमें देव को इस तरह से लिख सकते हैं और धन आलय। अब ये दोनों मिल करके ह्रस्व और दीर्घ मिल करके ये बन गए दीर्घ, और फिर ये हम लिख सकते हैं देवालय। यहाँ बहुत नीचे जाने के बजाय यहाँ लिख दे रहे हैं देवालय, इस तरह से। तो इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम और संधि के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अभी इसमें भी कुछ जो छूट रहा है उसको भी पूरा करेंगे। इसे देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।